सुप्रभात दोस्तों। वैसे तो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह पर विरोध करती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मामले में कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को सच साबित करती जाती है अपनी तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि कांग्रेस अब एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर बदलती जा रही है। अगर आप उसके हाल फिलहाल के फैसले देखें, जो जीत है उस पर भी अगर हम गौर करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम वोटों पर डिपेंडेंट एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कोर्ट हो, अदालतें हो या संविधान हो, सबको ताक पर रखकर सिर्फ अपनी जो प्राणवायु है वो मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द बुनकर ला रही है। पहला ये जो फैसला जिस पर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार का है। कर्नाटक सरकार की सिद्धारमैया, और वैसे भी आपको मालूम है सिद्धारमैया हिंदू धर्म के खिलाफ या सनातन के खिलाफ जिस तरह के कदम उठाते हैं वो बहुत सारे लोगों को दिखता है कि वो किस तरह से सनातन के खिलाफ नफरत से भरकर इस तरह के कदमों को उठाते हैं। ऐसा बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने लगातार आरोप लगाए हैं। अब ये जो नया मामला आया है, दरअसल सिद्धारमैया ने 13 मई को जो इससे पहले एक ऐसा फैसला लिया है 13 मई को, जो इससे पहले बीजेपी सरकार ने 5 फरवरी 2022 को एक जियो जारी किया था, उसको वापस लिया है। यानी बीजेपी सरकार का वो ऑर्डर जिसमें स्कूलों में और जो पब्लिक अंडरटेकिंग कॉलेज हैं उनमें यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पर रोक लगी हुई थी। वो ये क्लियर कहता था कि स्कूलों में या क्लासरूम्स के अंदर आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो अब नया दिशा निर्देश सिद्धारमैया सरकार ने जारी किया है, उसने कहा है कि स्टूडेंट प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म के साथ लिमिटेड ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस बेस्ड सिंबल पहन सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस बेस्ड सिंबल है, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा कि क्यों सिद्धारमैया ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। दरअसल हिजाब, टर्बन, जनेऊ और रुद्राक्ष ये एक ऐसे चेहरे हैं, ना तो आपको मालूम है रुद्राक्ष से कुछ होता कि वो बाहर आपको दिख रहा हो या कुछ इस तरह से, ना जनेऊ होता, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ साथ में जोड़े गए हैं क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की तरफ, और खासतौर से उन जगह पर जहां हिंदू वोटों को वो जातियों में बांटकर मुस्लिम वोटों के साथ संगठन करती है। ये एक बड़ा कर्नाटक और उसमें सबसे बड़ी प्रयोगशाला हाल फिलहाल के समय में कांग्रेस के लिए, क्योंकि सिद्धारमैया का जो रुख है वो सबको मालूम है कि किस तरह से वो सनातन के खिलाफ बहुत बड़े फैसले लेना, या एक ऐसी जिसको बीजेपी कहती है कि वो लगातार सनातन को तोड़ने की साजिश रचते हैं, इस तरह के कई फैसले रहे। पहले हम इस पर बात करेंगे कि उसने जो लाइन ली है, उसने कहा है कि हिजाब, टर्बन, जनेऊ और रुद्राक्ष आदि पहने जा सकते हैं बशर्ते चेहरा विजिबल हो। अब कोई हिजाब में कौन सा ये नया कहानी लेके पैदा हुए हैं सिद्धारमैया कि वो विजिबल होगा। हिजाब तो पहना इसलिए जाता है कि चेहरा न दिखाया जाए, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी क्योंकि वो जानते हैं कि इससे मुसलमान वोटर जानता है कि ये उसके लिए तैयार किया गया एक स्पेशल सरिया की तरफ बढ़ाया हुआ कांग्रेस का एक और कदम है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ मुस्लिम वोटरों के अलावा इस वक्त कोई बचता हुआ नहीं दिखता है। कल कांग्रेस बुरी तरह हरियाणा के चुनाव में हारी है, जो लोकल बॉडीज के चुनाव में, उसमें फिर इसको मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले इसके तमाम नेता जो वोट चोरी या जो तमाम इसके दिल्ली में बैठे हुए गैंग्स पत्रकारों के जो ये चिल्लाते रहते थे कि कांग्रेस जीत रही है, वो लोकल बॉडी के चुनाव तक में बुरी तरह मात खाई है, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट नहीं है वहां कांग्रेस के पास अब कोई ताकत नहीं बची। और यही कारण है कि कांग्रेस अभी भी, मैं आपको हाल फिलहाल के रिजल्ट से इस बात को बताऊंगा कि कैसे हुई। उसने क्या एक लाइन ली है कि बशर्ते चेहरा विजिबल और क्लास डिस्टर्ब ना हो, कोई स्टूडेंट शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। सरकार इसका तर्क देते हुए उसके तमाम नेता, आपको मालूम है जो मच्छर मक्खी ये सब बताते हैं सनातन को, वो लोग अब इस सब के हक में कितने बड़े उदाहरण देंगे, अद्भुत है। उन्होंने कहा इंक्लूसिव है, व्यक्तिगत पसंद है, और हाल के इंसिडेंट जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कोरामंगला कॉलेज में हिंदू स्टूडेंट के जनेऊ हटाने, यानी जनेऊ हटाना और हिजाब पहनना दोनों बराबर है। आप सोच के देखिए,
कि किस तरह के मानसिक दिवालियापन की तरफ कांग्रेस सरकार का वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो है यूनिफॉर्मिटी के सिद्धांत को तोड़ती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 में हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना था। तो मैंने पहले कहा कि जो वो फैसले में जो उसने टांग अड़ाई है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो, वो उस फैसले में नहीं थी। हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये एक नस्लीय है। इसमें सिर्फ ये नस्लीय जो भेदभाव है उसको बढ़ावा देता है। अगर आपने इस्लाम नहीं पढ़ा तो ये आपकी मजबूरी है और जजों की मजबूरी है। लेकिन अगर जिसने भी इस्लाम की जरा सा भी आयतें पढ़ी हैं या जिसने जरा सा भी सही अल बुखारी पढ़ा है तो वो जानता है कि ये नस्लीय तौर पर इस्लाम को बाकी सब के ऊपर एक श्रेष्ठता दिलाने की एक कोशिश का तरीका है जो वेल स्टेब्लिश्ड है। लेकिन इस देश में इसको व्यक्तिगत चॉइस कहकर सरिया लाने की तरफ का पहला कदम एक तरह से माना जाता है। सरकार ने ये जो है एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया। सेफरन सॉल या हिंदू सिंबल पर अगर उसकी उदारता आपको दिखेगी तो आप देखेंगे ये सेलेक्टिव एप्लीकेशन मुस्लिम वोट के लिए किया जा रहा है। कोस्टल कर्नाटका, अर्बन मुस्लिम पॉकेट्स में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की इस कोशिश को सिर्फ लोग वहां के कह रहे हैं। हालांकि ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है जो सिर्फ वहां नहीं हो रहा है दोस्तों, इसके अलावा भी इसको और पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा एप्लीकेशन के तौर पर कांग्रेस की एक नई खेल। कांग्रेस अभी बुरी तरह हारी है सब। कांग्रेस अभी बुरी तरह से जमीन में घुस गई है। बंगाल में कांग्रेस का केरल में अगर जीत रही है तो उसके लिए याद रखिए कि वो कोई 10 साल बाद हुई आके अपने बहुमत पर बनी हुई पार्टी नहीं, बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई एक पार्टी है जो अपने बहुमत के लिए मुस्लिम वोटों पर आधारित है। मुस्लिम लीग जिसने इस देश को तोड़ा था, इस देश में लाखों हत्याओं की जिम्मेदार और इस देश में इस्लामिक कट्टरपंथ की जो वाहक पार्टी है, उसकी रेमिनेंट मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस जो है केरल में सरकार बनाने की हैसियत में आती है। उसके 22 विधायक मुस्लिम लीग के अब कांग्रेस का भविष्य तय कर रहे हैं और यही कारण है कि केरल, ये जो कर्नाटक में आप ये जो नया फैसला देख रहे हैं इसके पीछे है। दरअसल जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाला आपको मामला होगा, आपको याद है कि एक मुस्लिम लड़की ने जिस तरह से मुड़ के हिजाब के लिए कहा था, उसने नारा लगाया अल्लाहू अकबर स्कूल में आके सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों ने हिजाब पर आपत्ति की थी। उसके बाद उस महिला को, उस लड़की को इस देश में या पूरी दुनिया में इस्लामिक उसका चेहरा बना दिया था आजादी। और इस देश में ऐसे गैंग्स दिल्ली में बैठे हुए हैं जिनके मुंह सिल जाते हैं लव जिहाद पर या दूसरे तमाम चीजों पर, या जो इस्लामिक कट्टरता है उस पर बोलने की उनकी हैसियत नहीं है। कोई उनमें से ये कहने की हिम्मत नहीं रखता कि औरत आधे अकल की है या नहीं, इसको स्टेब्लिश करें। और क्या इस बात को वो गलत मानते हैं? उनमें से कोई धरती को चपटी ही मानते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये बाहर गोल है, अंदर जब वो घर में बैठते हैं तो वो चपटी हो जाती है। उसी तरह की लोगों का ये सब था। आपको ये बता दें ये केस जब गया, हालांकि इसके लिए आप याद रखना उस लड़की की तारीफ दुनिया के सबसे खतरनाक और इंसानी वेश में राक्षस अयमान अल जवाहिरी तक ने की थी। याद होगा आपको जब उसने कहा था कि एक वो बन गई है और महिला, वो ये सब चीजें इस देश में नहीं, दुनिया में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है या कट्टरपंथ है, वो आपको याद होगा कल भी एक पैलेस्टाइन के एक उसने बताया जिस तरह से एक जो हमास ने जिनको रखा था, याद कीजिए इसराइल के उन लोगों को जिनको वो उठा के ले गया था, एक महिला के साथ गैंग रेप किया, सबके सामने किया, उसके स्तन काट के उनसे खेलते हुए, ये सब चीजें, और उसके लिए इस देश में दंगा करते हुए हजारों लाखों की भीड़ आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपके देश ने इसको एक सराय के तौर पर इस देश को डेवलप किया है, जो भी कांग्रेस की सरकारों को हमने देखा है। दरअसल ये एक फैसला सब गया था। मैं वापस खबर की तरफ होता हूं। 15 मार्च 2022 को ये हाई कोर्ट की 3 बेंचेस का एक फैसला था, जिसमें चूंकि वो केस पर सरकार के खिलाफ वो लोग गए, इस्लामिक संगठन तुरंत पहुंचते, एमआईएम जैसे संगठन जो हिंदुस्तान के संविधान के नीचे से सुरंगे बनाते हैं बड़े आराम से, बहुत सारे ऐसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठन हैं जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि वो अगर 5 बार हिंदुस्तान में किसी भी दूसरे धर्म को गाली देते हैं तो वो उसको अपना फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। वो हिंदुस्तान के संविधान का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना उनको वो सरिया लाने में मदद करे या बाकी सबके सरिया करने में। अब 3 जजों की बेंच जो थी उस समय जब वो विरोध में गए कि साहब हमारी बच्ची को पढ़ने नहीं दिया चाहिए, हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी थे। इन केस का नाम रखा गया
रेहाम रेशमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, साथ में बहुत सारी इसमें वो जुड़ी थी याचिकाएं। फैसला आया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब को इस्लामिक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना, इसीलिए आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता के तहत इसको संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता। उसमें कहा गया था हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने कुरान की आयतें, हदीस और इस्लामिक स्कॉलर्स की व्याख्याओं का हवाला दिया था। कोर्ट का निष्कर्ष था कि कुरान में हिजाब यानी हेड स्कार्फ पहनना मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, यानी डायरेक्टरी है, यानी सुझावात्मक है, और ये कंपलसरी नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शंस ऑन पेनल्टी ऑन पेनेंस ऑफ नॉट वियरिंग हिजाब, यानी ना पहनने पर कोई धार्मिक सजा नहीं बताई गई है। कोर्ट ने कहा था कि वियरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमेन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। ये कल्चरल सोशल प्रैक्टिस ज्यादा है, प्योरली रिलीजियस नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हिजाब जो है पब्लिक प्लेसेस में एक्सेसेस को बढ़ावा देने का कारण हो सकता है, लेकिन रिलीजियस एंड इन इटसेल्फ, यानी ये धार्मिक उद्देश्य अपने आप में नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाया था उसको और उसने बरकरार रखा था। शिक्षा संस्थान जहां क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस है, जहां डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी और इक्वलिटी महत्वपूर्ण है। मैं आपको फैसला इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप क्लैरिटी से समझ सके कि कांग्रेस इस केस को इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको मुस्लिम वोट चाहिए, और वो मुस्लिम वोट चाहिए जो इस देश में शरिया लाना चाहते हैं, या इस देश की जो बच्चियां हैं उन लोगों को वो माले गनीमत बना के दुनिया के सेक्स बाजारों में बेच सके। अपने लिए तो इस्तेमाल करें ही, बाकी दुनिया में बेचे। ये उन लोगों के फंडामेंटलिस्ट आइडिया का एक विस्तार है। मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि जिसने भी इस्लामिक टेक्स्ट पढ़े हैं वो इसको आसानी से समझ सकता है, और खास तो हर एक वो आदमी जो मदरसे पढ़ के आया मेरी बात को आसानी से समझ रहा होगा। स्कूल यूनिफॉर्म पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताए गए थे, जहां डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी और इक्वलिटी महत्वपूर्ण है। यहां चूंकि कोर्ट ने एक चीज मेंशन नहीं की थी कि ये रेशियल सुपरमेसी का आधार है। हिजाब रेशियली सुपरमेसी स्टेब्लिश करता है, वो किसी एक धर्म के लोगों को ये समझाता है कि उनको दूसरे धर्म के लोग नहीं देख सकते हैं, और वो ये भी बताता है कि साहब हम दूसरे धर्म से ऊंचे हैं। ये बात स्टेब्लिश होती है, लेकिन ये बात हिंदुस्तान के कोर्टों की हिम्मत नहीं है, या वो लिखना नहीं चाहते, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बेसिक लाइन थी। यूनिफॉर्म का नियम सभी छात्रों पर लागू होता है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये कहा गया था। आर्टिकल 19A एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 प्राइवेसी और आर्टिकल 14-15 के तहत भी याचिकाकर्ता यानी जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट गैंग थे वो यहाँ असफल रहे थे। पूर्ण फैसला 129 पेज का था। कोर्ट ने बीजेपी के 5 फरवरी जो 2022 को गवर्नमेंट ऑर्डर था उसको बरकरार रखा, और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी हिजाब पर रोक थी। इसके बाद अगर आप इसका मामला देखें, इसके बाद फिर क्या हुआ, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। चूंकि वो मानने वाले नहीं थे, वो कानून के हर उस जरिए का जहां सुरंग बनाई जा सकती है वहां उसमें बारूद रख के किया जा सकता है इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था, यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता ने एससी का फैसला अपहेल्ड किया था, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने क्वैश किया था। आज तक उस पर फाइनल मेजॉरिटी जजमेंट पेंडिंग है 2000 तक, लेकिन इस पर सिद्धारमैया सरकार ने वोटों के लिए फैसला ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि अगर आप गौर करेंगे बंगाल में जीतने वाले दोनों विधायक उसके मुस्लिम हैं, उसको मुस्लिम वोटों के अलावा वोटों की कोई गिनती तक नहीं खाई दी, उसको हिंदुओं ने पूरी तरह डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि वो एकदम मुस्लिम लीग की तरह बिहेव करती दिख रही है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। आप देखेंगे कांग्रेस लगातार हिंदू वोटर्स के बीच से साफ होती जा रही है, उसके पास कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, वो इसी तरह से सिद्धारमैया की कहानी मैं आपको इसमें और बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और आपको इसको शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब अगर हम इसको आगे देखते हैं, ये तो हुआ बंगाल का हाल। अभी जो असम में जीत के आए हैं उसके ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स, जो विधायक है 18 विधायक मुसलमान चुने गए, यानी कुल विधायकों में से 19 में से 18 मुसलमान विधायक, ये सरसरी तौर पर आता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे वो तमिलनाडु में 5 सीटें जीतती है जो एंटी
सनातन के वोटों के सहारे। यानी अगर आप हाल फिलहाल का ये चुनाव भी देखें, असम में वो साफ हो गई है, हिंदू लीडरशिप उसके पास नहीं बची है। वो बंगाल में साफ है, उसके पास कोई हिंदू विधायक नहीं है। इसके अलावा उसके पास सांसदों की भी हालत वही है, वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के अंदर है। और टीएमसी से वो कोई हिंदू वोट पर नहीं लड़ रही थी, वो मुस्लिम वोटों पर कब्जे के लिए लड़ रही थी। वो अगर उत्तर प्रदेश में दिखती है तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए दिखती है, आप उसके सांसदों का चेहरा देखना चाहें या आप उसके वोटों की हैसियत देखना चाहें। वो वायनाड से जीतते हैं तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के दम पर जीतते हैं। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी की हैसियत नहीं होती कि वो इलाहाबाद जैसी सीट पर जाकर लड़ सके, जो उनके खानदान की सीट मानी जाती थी। खासतौर से उनको फूलपुर पर लड़ना चाहिए था, लेकिन वो वहां पहुंचती है जहां मुस्लिम वोट जो 70% तक हो सकते हैं। यानी उनकी जीत की जो सारी ताकत है और उनके जो जहन की ताकत है वो सिर्फ मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द है। और मुस्लिम वोट इसके बदले में उससे भरपूर वसूली कर रहे हैं। जो भी शरिया में लिखा गया, इस देश के संविधान को ताक पे रखकर इस देश में वैसे ही दो टुकड़े हुए थे, तो मुस्लिम लीग उसका मेन इंस्ट्रूमेंट थी, लेकिन उसको बनाने वाले यही मुस्लिम वोटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट किया था। अब अगर आप सीधा रमैया के देखेंगे, सीधा रमैया इस मामले में बहुत सनातन विरोधी नेता के तौर पर उनकी पहचान पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे देश में जानी जाती। सीधा रमैया चूंकि कुरुबा कम्युनिटी है वहां बैकग्राउंड से, उसकी राजनीति का कोर अहिंदा है। अहिंदा कहा जाता है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, हिंदू अवारू यानी बैकवर्ड हिंदू जिनको, और दलित। 2013-18 2023 के बाद ये स्ट्रेटजी और एग्रेसिव आपको दिखाई देगी। मुस्लिम जो आबादी है वहां लगभग 12.9 यानी 13% है, सेंसस 2011 का था, अब ये ज्यादा हो चुकी है। और इसमें वो बैकवर्ड क्लास को जोड़ के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद जातियों में बटी हुई अपनी वोटों को इकट्ठा नहीं कर पाती है। मुस्लिम कोटे और वेलफेयर का एक बड़ा अद्भुत वो दिखाती है। 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया, टेंडर में मुस्लिम के लिए है, माइनॉरिटी को कॉलोनीज के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए। आपको मालूम होगा वो किस तरह से स्कॉलरशिप मदरसा फंडिंग को बढ़ाया गया। एंटी कन्वर्जन लॉ जो 2021 में बीजेपी लाई थी उसको 2023 में रिपील कर लिया गया था। ये लव जिहाद और फोर्सफुल कन्वर्जन जो लगातार कंटिन्यू जारी है, जो केरला स्टोरी है वो आप उसको कर्नाटक स्टोरी भी कह सकते हैं। उसको ये क्या वक्फ की पावर दी गई, वक्फ प्रॉपर्टीज पर स्ट्रॉन्गर क्लेम्स, लैंड डिस्प्यूट जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट का परसेप्शन वहां बना। ये नीतियां सेकुलर कमेटी रिपोर्ट के नैरेटिव पर चलती है। यानी ऐसी कमेटी सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में मुस्लिम बैकवर्ड है इसलिए रिलीजन बेस्ड हेल्प जरूरी है, जबकि मुस्लिम्स के अंदर जातिवाद या इस तरह कुछ हो नहीं सकता है। ये उनके टेक्स्ट कह रहे हैं। एक तरफ वो अपने टेक्स्ट के लिए दुनिया की गर्दनें उतारने के लिए पूरी दुनिया में उनके आप देखेंगे फंडामेंटलिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में कत्ल गारत मचाए रहते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही उनको ये मौका मिलता है कि इससे दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया जा सकता है या अपनी ताकत को बताया जा सकता है, तो वो तुरंत इसमें सब चीजें स्वीकार करने लगते हैं, उसके लिए शोर मचाते हैं। सच्चर कमेटी को रिलीजन बेस में, चूंकि हिंदू धर्म के अंदर जिस तरह से जातिगत व्यवस्था है उसके आधार पर ही कुछ जातियों को, जिनको ये माना जाता है कि उनके साथ अन्याय हुआ सामाजिक प्रक्रिया के दौरान, उनको रिजर्वेशन की ताकत दी गई थी। लेकिन मुसलमान उस रिजर्वेशन को अपना हक मानने लगते हैं, तब वो जाति भी मानते हैं, तब वो पसमानदा भी चिल्लाते हैं। और ये झूठ और मक्कारी का जो कहानियां हैं ये आपको राजनीति में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती मिलती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि साहब नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं कि नमाज में हम खड़े होते हैं तो ना कोई महमूद बचता ना कोई अयाज बचता, सब एक सफ में सब हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन हिंदू वोटों के अंदर का बंटवारा उनको बहुत बेहतर ताकत देता है। ये बीजेपी का आरोप है। दरअसल मैसूरू दशहरा आप याद कीजिए, मैसूरू दशहरे में आपने वो देखा। और इसके अलावा ये नीतियां सच्चर कमेटी में क्रिश्चियंस और मुस्लिम के इंस्टीट्यूशन पर स्टेट कंट्रोल कहीं नहीं होता। हिंदू टेम्पल्स पे कर्नाटक में HRNCE डिपार्टमेंट है, पूर्ण गवर्नमेंट कंट्रोल में वहां मंदिर है, फंड्स डाइवर्टेड किए जाते हैं। मसूरू दशहरा 2025 में बानू मुश्ताक को बुलाया गया था। ये बुकर प्रयाग विनय मुस्लिम लेखिका है जो चामुंडादेश्वरी मंदिर पर जो एक सबसे ज्यादा मशहूर दशहरा माना जाता है मैसूर का, वहां इसको बुलाया गया था वडिया ट्रेडिशन उद्घाटन करने के लिए, और इसको सेकुलर कल्चरल फेस्टिवल बताया। दरअसल धीरे धीरे सनातन के उसको, चूंकि वो जानते हैं जातियों में बटे हुए सनातन को खत्म करना एक एक करके बहुत आसान होगा, और उसका जो रिप्लेसमेंट है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है। और वहां बाकी सब धर्मों का क्या होता है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। हिंदू त्योहारों पर आपने जो मुस्लिम लेखिका को बुलाया जो हिंदू धर्म पर क्रिटिकल रही है,
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसकी पिटीशन खारिज कर दी थी, प्रियम्बल का हवाला देकर इसको सेकुलरिज्म कहा था। लेकिन दशहरा जो राज्य का सबसे ज्यादा कल्चरल धार्मिक आयोजन था, इसमें हिंदू रिचुअल्स, प्रोसेशन और देवी पूजा होती है। लेकिन आपने एक ऐसी महिला को बुलाया और जानबूझ के बुलाया, वो जानते हैं कि इससे मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा जो सरिया के लिए जाता, क्योंकि वहां एक ऐसी औरत है जो दिन में 5 बार गाली दे सकती है दूसरे धर्मों को कि वो झूठे हैं, वो नकारे हैं और वो सब उनका कोई भी सच्चे नहीं है। वो इस गालियों के साथ कैसे देवी को मान रही होगी कि ये देवी कोई शक्ति का प्रतीक है। लेकिन ये इस देश में इसी तरह से चलता है। तो नॉन हिंदू को चीफ गेस्ट बनाना इंक्लूसिविटी है या हिंदू आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने का डेलिब्रेट सिग्नल है। इस पर सिद्धारमैया ने कहा था कि फेनेटिक्स विरोध करते हैं। बानू प्रोग्रेसिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वुमेन है, जो मुस्लिम वुमेन आज तक ये नहीं बता पाई है कि 4 शादी करना है कि नहीं करना है, हलाला है या नहीं है, लेकिन वो वॉइस है। ग्राउंड पर हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होने पर ये मुस्लिम वोट को इकट्ठा होता। इससे पहले आपको याद होगा लिंगायत को उसने, जो नॉर्थ कर्नाटक की सबसे ताकतवर जाति मानी जाती है, वीर शैव परंपरा से है, वासवन्ना को रिफॉर्मिस्ट मानकर सेपरेट रिलीजन स्टेटस देने की मांग की थी। इसने स्टैंड लिया था, प्रोसेस को प्रमोट किया था। इसका उद्देश्य था कि जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस के साथ आ जाएगा अगर उनको अलग से धर्म, लेकिन उस समय येदियुरप्पा ने इसका विरोध किया और माइनॉरिटी स्टेटस देके जो बेनिफिट और हिंदू फोल्ड से अलग करने का फायदा दिखाने की कोशिश की थी, उसका कोई फायदा उस समय नहीं हुआ था। लेकिन लोग कहते हैं 2023 में उसको कुछ फायदा मिला था। वो सिलेक्टिवली यूज करना और हिंदू यूनिटी को तोड़ना था, उसका कुछ फायदा उनको कमजोर करने से मिला और इससे रिजर्वेशन पॉलिसी बदलने की। इसके अलावा आपने देखा होगा आरएसएस और हिंदू संगठनों पर रिस्ट्रिक्शन किया गया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कहकर इनको गवर्नमेंट प्रेमाइसिस में इवेंट के लिए प्रायर परमिशन की बात की, हाई कोर्ट ने स्टे किया था। आरएसएस रोड मार्च और शाखा को टारगेट करने का आरोप लगा था। मिनिस्टर्स ने आरएसएस बैंक की मांग की थी। याद होगा वो अब किसका बेटा है, वो आप अच्छे से जानते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा था। टेम्पल कंट्रोल और फंड, हिंदू रिलीजियस एंड इंस्टीट्यूशन बिल्स अमेंडमेंट में गवर्नमेंट को ओवर रीच को और बढ़ाया गया था। टेम्पल फंड वेलफेयर स्कीम में यूज किया गया, जबकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑटोनोमस होते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन पर से उसने कहा था कि हिंदुइज्म में सिद्धारमैया ने कहा था इक्वलिटी नहीं है, इसलिए कन्वर्जन है। बीजेपी ने पूछा था कि क्या जेंडर इक्वलिटी है ट्रिपल तलाक, अब जो बैन है उसमें तलाक बिद्दत है, तलाक और भी अभी मौजूद है और वो आज तक बैन करने की हिम्मत इस सरकार की भी नहीं हुई है। हिंदू कास्ट इशू को हाईलाइट वो करता है, इब्राहिमिक फैक्ट की इन जो इंटरनल प्रॉब्लम है उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हेट बिल प्रपोज है जो 2025 में कर्नाटक हेट बिल क्राइम है, ये स्पेशली हिंदू राइट विंग को टारगेट करने के लिए लाया गया और टीपू सुल्तान को वो आदमी ग्लोरीफाई करता है जो टीपू सुल्तान हिंदुओं का हत्यारा था, जो इस देश में काफिरों को खत्म करना या कन्वर्ट करना कहता था, इसको उसने सोशल। दरअसल इनकी कांग्रेस की दिक्कत ये है, 2023 में भी उसने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और उनसे जीत हासिल की थी। बाईपोल में भी उसने देवनगिरी साउथ में मुस्लिम अनरेस्ट, एसडीपीआई को वोट शिफ्ट हुआ, मार्जिन घटा, 80,000 मुस्लिम वोटर कांग्रेस को कम मिले थे और कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन ये अलार्म बेल बज गई थी। मुस्लिम बॉडीज ने कांग्रेस पर प्रॉमिस यानी रिजर्वेशन, हिजाब, एंटी कन्वर्जन पूरा न करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते कांग्रेस की अब ये मजबूरी बन गई है कि वो किसी भी दिन इस देश में इस बात को लागू करने की भी विचार उसके नेता कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गौरव गोगोई जैसे लोग प्रॉफिट पर अगर कोई होगा तो उसमें सर तन से जुड़ा तो वो सीधे नहीं कह पाए, लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे कि भाई किसी भी धार्मिक उस पर होगा तो हम 5 साल की सजा आने के बाद एक इस तरह का कानून लाएंगे। ये अलग बात है कि उनको आने नहीं दिया गया। असम में एआईडीएफ कांग्रेस मुस्लिम एमएलए आप देखिए, बंगाल में टीएमसी मुस्लिम कंसोलिडेशन देखिए, केरल में आईयूएमएल अलायंसेस देखिए। कांग्रेस इंडियन ब्लॉक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन पर इस देश में डिपेंड रह चुका। मुस्लिम का जो ये सारा हैदराबाद, कर्नाटका, बेंगलोर ये स्विंग फैक्टर दिखता है। अब ये मुझे लगता है कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट जो नेशनली हायर है, एनएफएचएस डाटा जो है, अर्बन माइग्रेशन, लॉन्ग टर्म कांग्रेस को लगता है कि यही माइनॉरिटी प्लस ओबीसी दलित वोट बैंक उसका विनिंग फार्मूला होगा, आज नहीं तो कल होगा।
ये उसको दिखाई देता है। लेकिन देखते हैं उस कंसोलिडेशन में क्या है, क्या इसको कांग्रेस की मजबूरी आप कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि वोट सर्वाइवल, अब उसका वोट बैंक का सर्वाइवल नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अंदर सिर्फ यही है। वो जहां भी रीजनल ताकत से टकरा रही है वहां धाराशायी हो जाती है। कांग्रेस का जो वोट बैंक का कंसोलिडेशन है वो आइडियोलॉजिकल लिगेसीज को कहती है, नेहरूवियन गांधीयन सेकुलरिज्म, लेकिन माइनॉरिटी को जिस तरह से वो तुष्टीकरण पर ले जा रही है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक डेलिब्रेट चॉइस है। एंटी हिंदू ऑप्टिक्स के सहारे वो जीत का रास्ता तलाश रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सहयोग भी कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।